नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 की पंचायत में जो मुद्दा है वो पश्चिम बंगाल से ही है। पश्चिम बंगाल से कई तरह की खबरें आपने पिछले 2 दिनों से, कहीं पर मारपीट की, कहीं पर बदसलूकी की, ये भी खबर सुनी, और उसके बाद ये भी सुना कि टीएमसी में क्या कुछ चल रहा है, और फिर ये भी कि आज वहां मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के मंत्रिमंडल में 35 नए विधायकों की एंट्री हो गई है, मंत्री बन गए। बीजेपी ने बंगाल में सरकार के गठन को तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और हिंसा के अंत का शंखनाद बताते हुए टीएमसी पर जुबानी हमला बोला। तो वहीं टीएमसी अपने नेताओं पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर बीजेपी पर पलटवार कर रही है। अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और सौगतो रॉय, इन सभी पर हुए हमले का मुद्दा राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। और इसके साथ ही इस बीच, जैसे आपने बताया, टीएमसी में आपसी फूट भी एक बार फिर से जगजाहिर हुई है। दरअसल ममता बनर्जी ने कल टीएमसी विधायकों की एक बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे, यानी 3/4 विधायक गायब। पार्टी को एकजुट रख पाना भी लगता है ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। और जब करीब 3/4 विधायक पहुंचे ही नहीं तो इस मीटिंग को रद्द भी कर दिया गया। फिर इस बैठक का क्या मतलब था? पश्चिम बंगाल में जब से तृणमूल कांग्रेस की हार हुई है, तब से ही ममता बनर्जी को एक के बाद एक बुरी खबरें ही मिलती जा रही हैं। पहले उनकी सांसद रही काकुली घोष, जो लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हमला, कल्याण बनर्जी पर हुगली में हमला, और उसके बाद फर्जी साइन का भी एक मामला है। किसका? विधायक दल का नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के लिए जो दिया था टीएमसी सांसद, इसमें अभिषेक बनर्जी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी टीएमसी को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं, और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या टीएमसी टूटने वाली भी है क्या? आज 5 की पंचायत में इन सभी मुद्दों पर करेंगे अपने मेहमानों से बात और पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर के जो ये 3-4 चीजें एक साथ पश्चिम बंगाल में चल रही हैं, इस पर नेताओं के क्या क्या बयान है, पहले सुनिए, फिर उन बयानों का मतलब भी निकालेंगे और पंचायत भी करेंगे। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं, पुलिस कहीं नहीं है। হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা যারা মহিলা নন বা এই কর্মসূচির আওতায় আসেন না, তারা লক্ষ্মীর ভান্ডার লুট করেছেন, সেটা আমরা পেয়েছি। আমরা কাউকে ছাড়বো না। আমি ডিজিপিকে বলেছি যাতে এই ধরনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা সস্তার প্রচার ওরা না পায়। এটা আপনাদের দেখতে হবে। এখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতাতে পুরো বলা আছে কি করা যাবে, আমরা সেটা করব। এবং সবাই তো বদলে গেছেন, আপনারা দেখছেন প্রশাসন, পুলিশ এত সক্রিয়তা। As per law, as per rules, now they are totally लाइन से बेलाइन हो गया। ट्रीटमेंट भी करने बंगाल में किसी को नहीं देता है अगर वो अपोजिशन पार्टी में है, लेकिन आउट सारे पार्टी के देता है, खाली तृणमूल कांग्रेस को नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए आया, आईटीयू में है, तब भी डॉक्टर को थ्रेट करके, अथॉरिटी को थ्रेट करके। आई एम नॉट ब्लेमिंग द डॉक्टर्स, दे ट्राइड देयर बेस्ट। आपका भाईपो को, आपका भांजा को पैन 40 का जरूरत था, उसके लिए भर्ती होना जरूरत नहीं था। राजनीति, फिर से बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव राजनीति मत करिए, हिंसात्मक राजनीति मत करिए। A serious condition is prevailing in West Bengal. There is total lawlessness. This attempt today in the morning was attempt to murder me. There is a government which is an autocrat government. There is a very jealous chief minister who is autocrat. बीजेपी अगर मारता था ना, 15 दिन समय नहीं लगता। टीएमसी का नमो निशान, एक झंडा नहीं मिलता। 5-5 तल्ला बिल्डिंग में बैठे हुए तोड़ के ईंटा निकाल देता सब। बीजेपी है, भगवान का शुक्र करो कि बीजेपी सत्ता में आई है। आतंकवाद है जो फैलाया जा रहा है और लोगों के मन में एक डर फैलाया जा रहा है। विधायकों को घेर के रखा गया
विधायकों को डराया गया, विधायकों को घर से नहीं निकलने दिया गया। आप ये समझ लें कि 80 के 80 विधायक तृणमूल के साथ हैं। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये वो खुद वो तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। जिन्होंने, आप कहते हैं ना, सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है और यही विकसित भारत का एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक पार्टी ही सत्ता में आएगी और एक पार्टी ही तय करेगी कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना। तो ये जो आपको नेताओं की बातें सुनवाई, इसमें अलग अलग मुद्दों पर लोग बोल रहे हैं। कोई जो वहाँ पर हमले हो रहे हैं टीएमसी नेताओं पर, उस पर बोल रहा है। कोई नई सरकार पर बोल रहा है, नई सरकार की योजना पर बोल रहा है। किसी की चिंता और बड़ी है, कह रहे हैं एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में सरकारें आ रही है एक पार्टी की, और बाकियों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है क्या। लेकिन ये तो जनता तय करेगी। बहरहाल आज पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसी पर पंचायत हम कर रहे हैं, और आज 5 की पंचायत में जो 5 सवाल पूछ रहे हैं वो हम आपको पहले एक एक करके बता देते हैं। सबसे पहला सवाल कि 35 मंत्रियों के साथ विस्तार, अब कैसी है शुभेंदु जी की सरकार, यानी कि अब कैसा स्वरूप है। दूसरा सवाल कि नई सरकार वादे लागू कर रही है लगातार, आज महिलाओं के लिए बहुत बड़ा फैसला हुआ है, बस में फ्री यात्रा वाला। तीसरा सवाल कि विपक्षी टीएमसी में हार के बाद से लगातार हाहाकार मची हुई है क्या। चौथा सवाल कि ममता बनर्जी को अब सहयोगियों की जरूरत पड़ रही है क्योंकि बार बार वो फोन कर रही हैं। पांचवा सवाल कि क्या ममता बनर्जी के फोन को कई नेता नहीं उठा रहे हैं क्या, यानी उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं क्या। मतलब जिस तरह से विपक्षी एकता को लेकर के ममता बनर्जी ने 2024 में पलीता लगाया था, तो क्या अब बाकी विपक्षी नेता उनसे बदला चुका रहे। इन सभी मुद्दों पर करेंगे पंचायत, और आज पंचायत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। धनंजय जी बहुत बहुत स्वागत। साथ में हमारे साथ नीरज राय जी, राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी के समर्थन में बातें रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत नीरज जी। आगे चल करके जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं हैं लेकिन आगे जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि जुड़ जाएं। बहरहाल जुड़ चुके हैं प्रकाश चांडालिया जी, जो कि एडिटर हैं, संपादक राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के। सर बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। और अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते अजय जी। आज सबसे पहले जरा चर्चा की वहाँ कोलकाता के जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह एक साथ कई खबरें आ रही। प्रकाश चांडालिया जी, एक तरफ ये नई शुभेंदु सरकार का स्वरूप कैसा है, क्या कुछ उसमें आपको स्पेशल दिखाई पड़ा। हमने तो नाम दिया स्पेशल 35, क्या सच में स्पेशल है क्या, पहले तो यही बता दीजिए। दूसरी बात ये बताइए कि एक के बाद एक ये गायब होने वाले विधायकों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है। मतलब पहले 11 गायब हुए, फिर और ज्यादा गायब हुए टीएमसी की बैठक से, अब सुनते हैं ये 80 में से 60 गायब हो गए हैं। ये क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है टीएमसी में। लालचंद जी नमस्कार। देखिए पश्चिम बंगाल में दो चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ निर्माण का काम हो रहा है, नींव के कलश की स्थापना की जा रही है, जो पश्चिम बंगाल सरकार के रूप में है, जहां आज 35 लोगों को शपथ दिलाई गई, जिसमें कलिता मांझी जैसी विधायक भी हैं जो आउस ग्राम से जीत कर आई थी। और आप पूरा देश जानता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी प्रशंसा की थी। मात्र 4,500 रुपए घर में बर्तन झाड़ू पोछे का काम करने वाली महिला को शुभेंदु अधिकारी ने और पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक नारी अस्मिता का एक समझिए बड़ा प्रश्न बनाया है और उनको पश्चिम बंगाल में राज्य मंत्री का ओहदा दिया है। हर जिले को प्रतिनिधित्व मिला है, राष्ट्रवादी सरकार बनी है और विकास के काम करने के लिए डबल इंजन की सरकार बनी है। ये भी नींव के कलश का काम किया है इस सरकार ने। दूसरी तरफ एक और गड्ढा खोदा जा रहा है। अब उस गड्ढे को आप कब्र कर भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। निर्माण और विध्वंस, सर निर्माण और विध्वंस सृष्टि का नियम है, दोनों चलते रहते हैं। ये वही काम हो रहा है। कल आपकी डिबेट में राष्ट्र मंच में जब चर्चा हो रही थी, उस वक्त आपने बताया था कि 80 में से 61 विधायक पहुंचे ही नहीं। बिल्कुल, आप ही ने खबर दी थी सर, बिल्कुल। और आज की घटना यह है कि जो विधायकों के हस्ताक्षर घोटाले का मामला है, वो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और आज तृणमूल पार्टी ने अपने ही पार्टी के 2 विधायकों को निकाल दिया है।
अच्छा, ये वही वाला मामला है, फर्जी सिग्नेचर वाला? बिल्कुल फर्जी सिग्नेचर को, इस मामले का जो कांड है बड़ा गजब है। उस बैठक में जो लोग पहुंचे नहीं उनके दस्तखत करवा दिए गए। ऐसे 14 दस्तखत मिले हैं जो ब्लॉक लेटर में किए गए हैं, ब्लॉक लेटर में, जो कि गलत है। और इसकी शिकायत कोई बीजेपी ने नहीं की, शुभेंदु की सरकार ने नहीं की, इन्हीं के पार्टी के 2 एमएलए ने, जो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय हैं और संदीपन साहा जो इंटाली से जीत करके आए हैं, इन दोनों ने इसकी शिकायत की। और लेकिन मुश्किल यह है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अभी तक नहीं मान पा रही है कि वो सरकार में नहीं है। उनको शायद अब भी लग रहा है कि वहां स्पीकर जो है वो रथिंद्र बोस नहीं है, अभी भी उनकी पार्टी गई विमान बनर्जी है, जो सच को झूठ और झूठ को सच करते रहेंगे। आपको याद होगा मुकुल राय का वो कांड, मुकुल राय ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन विमान बनर्जी उनको अभी तक उसका दर्जा नहीं दे रहे थे। बाद में मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में फैसला होता है। उनको अभी तक लग रहा था कि शायद स्पीकर की आंखों पर पट्टी चढ़ी होगी और ये मामला जो है ढक जाएगा, लेकिन 14 लोगों के फर्जी हस्ताक्षर का ये मामला है। और ऐसे कई लोग हैं जो उपस्थित नहीं थे, उनका दस्तखत किया गया और ये लेटर जो है। और दूसरी बात ये है कि ये जो दस्तखत हैं वो जैसे मीटिंग में जाने के पहले खाते पर दस्तखत किए जाते हैं, उन लोगों के दस्तखत थे और उन्हीं के दस्तखत को पार्टी ने रिजोल्यूशन बता दिया कि ये रिजोल्यूशन लिया गया, जबकि इन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं कि वहां वैसा कोई रिजोल्यूशन लिया नहीं गया था। ये बहुत बड़ा घोटाला है। और आज शुभेंदु सरकार ने जो एसआईटी का भी गठन कर दिया है जी, लोगों की जांच कर जा रही है। आज अभिषेक, ये एसआईटी इसी फर्जी सिग्नेचर वाले मामले पर है सर? हाँ बिल्कुल, आज इसका गठन किया गया है। अच्छा। आज इसका गठन किया गया है और अभिषेक बनर्जी को आज सीआईडी ने कॉल किया था भवानी भवन में पूछताछ के लिए, लेकिन नेचुरल है कि 2 दिन पहले जो सोनारपुर में घटना हुई, उनकी तबीयत अस्वस्थ है शायद, इस नाते से वो आज गए नहीं है। अब कब जाते हैं नहीं जाते अब देखने वाली। जी प्रकाश दा, एक बात और बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं कि 2 लोगों को निकाल दिया, तो अब टीएमसी के विधायकों की संख्या 78 गिनी जाएगी? 78 बोले आप 80 में से? हाँ, 80 में से 2 तो पार्टी ने एक्सपेल कर दिया। और ये वही दोनों हैं जिन्होंने फर्जी सिग्नेचर की शिकायत की थी, जिनको निकाला गया? जी बिल्कुल, और इन्हीं की शिकायत पर हेयर स्ट्रीट थाने में मामला दर्ज हुआ था। ठीक। हमारे साथ नीरज राय जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी के समर्थन में बातें रखते हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। नीरज जी, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, चिंताजनक खबरें भाई। पहले जैसे पहली मीटिंग में 11 गायब हुए, अब वो संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही। अच्छा, ये भी बात है कि ऐसा नहीं है कि एक में नहीं आए तो दूसरे में चलिए आ गए, लगातार विधायक गायब रह रहे हैं और अब 11 से बढ़ते बढ़ते 60 तक पहुंच गए भाई। 60 विधायक गायब। उसमें से कुछ विधायक की बातें हमने सुनी, उन्होंने कहा जाके क्या होगा ऐसी बैठक में, कुछ होना तो है नहीं उसमें। और प्रकाश दा खबर दे रहे हैं कि 2 को टीएमसी ने निकाल भी दिया, 78 रह गए अब ऑन पेपर। ये सब कुछ जो चल रहा है नीरज जी, क्या मतलब सत्ता पक्ष से विपक्ष में आ जाने पर इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों है? इतना ज्यादा हाहाकार टीएमसी के अंदर क्यों है? बहुत सारी पार्टियां जो चेहरे बैठे हुए हैं, इन सभी की पार्टियां भी कहीं सत्ता में है, कहीं विपक्ष में है। क्या दिक्कत? टीएमसी क्यों अलग व्यवहार कर रही है? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है लालचंद भाई कि आखिरकार जब भाजपा विपक्ष में रहती है तो सत्ता से सवाल पूछा जाता है, जब सत्ता में आती है तो विपक्ष से सवाल पूछा जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तो कांग्रेस जब सत्ता में थी यूपीए सरकार से सवाल पूछा जाता था। जब भाजपा विपक्ष सत्ता में आ गई तो केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेदारी हटाकर कांग्रेस से सवाल पूछती है। अच्छा, ठीक है, सवाल तो ये होना चाहिए, सुन लीजिए, सुनिए नीरज भाई, तो ये होना चाहिए क्योंकि आपने ये सवाल उठाया है, आपने क्योंकि ये सवाल उठाया है, नहीं, आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, वो इशारा हम समझ गए हैं। आप क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं, आपका ये कहना है कि टीएमसी के विधायक अगर नहीं पहुंचे, टीएमसी के विधायक अगर कह रहे हैं कि इस बैठक में जाके क्या करेंगे, तो ये सवाल मैं धनंजय गिरी से पूछ लूं, ये सवाल धनंजय गिरी जी से पूछ लूं। धनंजय जी, आप इसका जवाब देंगे क्या कि टीएमसी के विधायक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, 2 को निकालना क्यों पड़ा, फर्जी सिग्नेचर क्यों करना पड़ा? इसका जवाब मैं धनंजय जी से मांगू या आपसे? बोलिए। नहीं, हमसे मांगिए ना, हमसे मांगिए। तो जब मांग रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रही है? फिर क्या दिक्कत है? अरे आप अपनी बात को मेरे मुंह में रख के बोलवाना नहीं, मैं आपने क्योंकि सवाल किया कि भाई विपक्ष से सवाल क्यों पूछ रहा है, तो मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं कि अगर टीएमसी में कोई आंतरिक संकट है तो आप ही से तो पूछूंगा। किसको पूछूं बताइए? आप कहें तो आपके बदले आपके कभी सहयोगी रहे, कभी सहयोगी नहीं रहे, अजय जी से पूछ लूं क्या? आप ही से ना पूछूंगा नीरज जी?
बोलिए। अरे महाराज गजब हाल है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना है कि 45 दिनों के अंदर घुसपैठिया जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पूछ लेंगे, पहले ये होना चाहिए। अभी पूछेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ऑन एयर नहीं लिया है। सिर्फ 45 दिनों के घुसपैठिए नहीं, उनसे सारे वादों के बारे में पूछ लेंगे, लेकिन आप अपने सवालों का तो जवाब दे दीजिए। नीरज जी, हाकिमपुर पर आकर के हालात देख लीजिए। मैं पूछूंगा, आपको क्या लगता है? धनंजय गिरी जी से ये नहीं पूछूंगा कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में जो वादे किए हैं वो आप कब लागू करेंगे, मैं पूछूंगा। लालचंद भाई, धनंजय गिरी अभी बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन फर्स्ट पे आप एकदम आ जा रहे हैं, फ्रंट फुट पे लग रहे हैं लड़ने। ये क्या मतलब है? क्या मतलब है? दर्शक देख रहे हैं, नहीं क्यों नहीं मतलब, दर्शक देख रहे हैं नीरज भाई, दर्शक देख रहे हैं नीरज भाई। नहीं, दर्शक ये नहीं देख रहे हैं कि दर्शकों ने ये देखा हुआ है कि नीरज भाई को अगर जोड़ा गया है तो टीएमसी से जुड़े सवालों को पूछने के लिए जोड़ा गया है। गजब हाल है। मतलब आप नीरज भाई, मैं मौसम का हाल पूछ लूं आपसे, मौसम का हाल पूछ लूं, आज कैसी कितनी गर्मी है यही बता दीजिए। चलिए, आज गर्मी कितनी है यही बता दीजिए, छोड़िए टीएमसी से जुड़े सवाल का जवाब मत दीजिए। कांग्रेस मुक्त भाजपा, भारत करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई, तो टीएमसी मुक्त बंगाल करते करते टीएमसी युक्त भाजपा हो जाएगी, तो कौन सी बड़ी बात है? बताइए ना। मतलब कि आप उंगली डाल दे रहे हैं मुंह में कि हम जो बोल रहे हैं वही नीरज जी बोलिए, वही नीरज जी बोलिए, तो ये संभव नहीं है। मोदी जी भी ये संभव नहीं कर सकते। तो लालचंद भाई आप कहाँ के हैं बताइए ना। जो सच है, आपको यही टेंशन है कि ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हाजिर नहीं हुए। ये आपको नहीं है कि 45 दिन में कितने बांग्लादेशी भेजे जाएंगे, 1 महीना होने वाला है। बताइए, मैंने कहा उस पर धनंजय जी से पूछूंगा। दिल्ली में 2,500 के लिए महिलाएं वहां पर तरस रही हैं, राजस्थान में 500 रुपया के सिलेंडर के लिए लोग तरस रहे हैं, और बंगाल में महिलाओं के लिए बस यात्रा आज से फ्री कर दी गई है। कर दी गई है, मैं कह तो रहा हूँ। नहीं, प्रकाश दा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाकी सवाल भी धनंजय जी से पूछ लेंगे, 7th पे कमीशन पर पूछ लेंगे, यूसीसी पर पूछ लेंगे, सब कुछ पूछ लेंगे, लेकिन जो 2 विधायकों को निकालना पड़ा उस पर तो जरा बोल दीजिए। प्रकाश दास ने जो कहा कि एसआईटी का गठन हो गया है फर्जी सिग्नेचर वाले मामले पर, उस पर आप ही से न पूछूं, किसको पूछूं बोलिए? नहीं, हमसे ही पूछेंगे तो हमसे पूछेंगे तो मैं तर्क दूंगा ना आपको। हाँ दीजिए ना, वही तो उसी का तो इंतजार है। उन्होंने निकाल दिया, उनके पार्टी का अपना मामला है। रही बात तो 80 के 80 78 विधायक चले जाए भारतीय जनता पार्टी में, या कोई नई बात नहीं है। कल भी मैंने बोला था। अच्छा प्रकाश दा, नीरज जी पहली बार थोड़ा सवाल पे जवाब दे रहे हैं, देने दीजिए। पहली बार सवाल पे जवाब दे रहे हैं, देने दीजिए। नहीं, प्रकाश भैया बहुत कह रहे हैं आपकी महिलाओं को फ्री बस सेवा दे दिया गया। अरे दिल्ली में 2,500 तो मिला नहीं, बस सेवा करा रहे हैं। 500 रुपया का सिलेंडर राजस्थान में मिला नहीं, बात करा रहे हैं। नीरज जी, विधायकों के फर्जी दस्तखत कराए जाए ये बड़ी घटना नहीं है क्या? विधायकों के फर्जी दस्तखत करवाए जाए ये बड़ी घटना नहीं है? नौटंकी कर रहे हैं बैठकर भारतीय जनता पार्टी का वहां पर। आपको क्या पता है कितना बांग्लादेशियों को भेजे हैं? अरे आप लोग गृह मंत्रालय सरकार बने हुए 2014 से 26 तक 5,000 भी नहीं आप लोग निर्वाचित कर पाए, और बात करते हैं आप लोग यहाँ बैठकर खाली बैठ के मुखौटा बन रहे हैं लोग। ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अरे हाकिमपुर पोस्ट पर चलिए, पब्लिक ने तस्वीरें दिख जाएंगी, गिन लीजिएगा। तस्वीरें भी क्यों प्रकाश दा, तस्वीर भी दिखेगी और गिन भी लेंगे कितने जा रहे हैं। पब्लिक ने जितवाया है आपको। अच्छा ठीक है। अरे आप चलिए नीरज जी कुछ तो बोले, नीरज जी कम से कम टीएमसी के संकट पर कुछ तो बोले। ठीक है। मैं अब सीधे चलता हूँ। हिंदू मुसलमानों जैसे राम पे मुद्दे लेके चल रहे हैं। सारे समय महंगाई वाला भी ले आइए, इजराइल फिलिस्तीन भी अभी लेकर के आप आ जाएंगे। बंगाल पर रहिए ना अभी। अजय जी अधीर दा, जो कि वहां पश्चिम बंगाल की मिट्टी से जुड़े महंगाई पे नहीं बोलेंगे हैं,
महंगाई पर करेंगे ना किसी दिन डिबेट, आइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अधीर दा जो कि किसी दिन महंगाई रोज का है ना, भोजन रोज ना चाहिए कि एक दिन चाहिए? भोजन रोज चाहिए होता है, एक दिन नहीं चाहिए होता है। पेट्रोल रोज चाहिए होता है, डीजल रोज चाहिए होता है, नौकरी रोजगार रोज चाहिए होता है। अब रुक जाइए, सुरक्षा रोज चाहिए होता है। अब रुक जाइए, टीएमसी वाले सवाल पर तो आप बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अजय जी, अरे टीएमसी का प्रवक्ता छोड़े हो कि मैं टीएमसी के सवाल पर बोलूं? अच्छा ठीक है, आपको टीएमसी का प्रवक्ता नहीं, समर्थक तो बोलूं, समर्थक बोलूं ना, राजनीतिक विश्लेषक एवं टीएमसी समर्थक, ठीक है। अब अजय जी जो अधीर रंजन दा हैं, हम जानते हैं कितने जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनका कहना है कि सपेरा को सांप काट रहा है अब पश्चिम बंगाल में, है ना, यानी जो कल्चर उन्होंने पैदा किया अब वही उनको आकर के वापस डस रहा है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का रुख अलग है, कह रहे हैं भाई वहां इलाज नहीं हो रहा है तो हैदराबाद में आके इलाज करवा लीजिए, यहां बढ़िया इंतजाम है। मुझे तो लगता है हैदराबाद जो है वो कहीं फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट ना बन जाए आगे चल करके, अगर यही रहा, कोई जो है बेल लेने के लिए हैदराबाद जाएगा, कोई इलाज कराने के लिए। अजय जी, बड़ा फेवरेट एकदम डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। लेकिन ये बताइए, इस बीच में ये भी खबर आ रही है कि अब ममता बनर्जी लगातार फोन लगा रही हैं बड़े बड़े नेताओं को, हैं, विपक्ष के नेताओं को, कि आइए अब एक मंच पर। और ये कुछ खबरें आ रही हैं अजय जी कि ममता दीदी के फोन को अवॉइड कर रहे हैं बड़े बड़े नेता। क्या है अंदर की खबर, बताइए जरा। देखिए लालचंद जी, ये दुनिया है और यहाँ सब तरह के कयास लगाए जा सकते हैं, सब तरह की आवाज सुनी जा सकती है। जो सत्ता है वो तो गॉड नोज बेटर, या ममता नोज बेटर, या वो जिन बड़े नेताओं को फोन लगा रहे हैं वो बेटर। अब मैं अगर बड़ा नेता होता, उतना मेरे पास फोन आता तो मैं बता देता अभी क्या पोजीशन। मैं आपकी एक बात सुन रहा था, बताइए कि साहब एक काम वाली थी जो 4,000 रुपया 3,000 रुपए महीने जिसे मिलते थे वो विधायक बन गई। अरे लालचंद जी, ज्ञानेश मोदी जी वो चमत्कार है कि वो आपको स्टूडियो में बैठे हुए विधायक बनवा दे और प्रकाश जी को मंत्री बनवा दे। अभी ये तो इन्होंने इच्छा जाहिर नहीं करी प्रकाश जी ने आपने की विधायक बनने की, इनके यहाँ तो बस इच्छा जाहिर कर दो और बता दो कि भाई बन जाएंगे। तो ईवीएम में और ज्ञानेश जी के आपको खुशी है कि नहीं? मैं वही कह रहा हूँ, कलिता मांझी जी के क्या आप इलेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं? कलिता मांझी जी को नहीं जीतना चाहिए था, क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ वो किसी को जिता दे, वो किसी को देखिए आज मंत्रिमंडल आपने देखा, वो कहते हैं कि साहब इनका अपना जुरिडिक्शन है, अपना इनका सरकार बनाने का तरीका है, लेकिन उसमें अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे, और वो सारी की सारी बीजेपी के पास अपना कुछ नहीं है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनवा जोड़ा, तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और बीजेपी ने कुनवा जोड़ा। बंगाल के लिए बोल रहे हैं? जी हाँ, बंगाल में इन्होंने सब तोड़फोड़ करके अर्जुन सिंह को ले लीजिए, लाकेट चटर्जी को ले लीजिए, निशीथ प्रमाणिक को ले लीजिए, सब लोग कहाँ थे? दिल्ली आए। खैर मैं बताना चाहता हूँ ममता बनर्जी पहले कहाँ थी? कांग्रेस में थी। लालचंद जी आप एंकर हैं या ये एंकर है? नहीं, एंकर तो मैं ही हूं, लेकिन वो कोलकाता से पश्चिम बंगाल की, मतलब जिसे कहते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति को तो हमसे आपसे ज्यादा बेहतर। ऐसा करिए ना, उनको माइक दे दीजिए कि अजय जी से आप सवाल पूछें, आपके बीच में तो ना बोले, उनसे माइक दे दीजिए कि अजय जी से आप संवाद। ऐसा है, प्रकाश जी की जिम्मेदारी है कि वहां से जो और इनपुट जोड़ सकें और बढ़िया जानकारी। प्रकाश जी ने ही जानकारी दी ना कि 2 लोगों को निकाल दिया है। प्रकाश जी ने कल मेरे शो में जानकारी दी थी कि 80 में से 60 पहुंचे ही नहीं, वो वहां पर है ना। अब प्रकाश जी अपने आप में कितने ऑथेंटिक है, ये कितने ऑथेंटिक है, इनकी कितनी सही बातें हैं तो ये बेहतर जानते हैं, ये कौन सा एजेंडा चला रहे हैं। मुझे तो इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, आपको भरोसा नहीं? मैं क्यों मानूं और देश क्यों माने? मैं ये बताना चाहता हूँ, कौन सी वाली बात? क्या लोगों को नहीं निकाला गया ये ना माने? बोल रहे थे प्रकाश जी जब बोल रहे थे तो हम नहीं बोले थे लालचंद जी। इनसे कहिए हम जब बोल रहे हो तो सुन ले। अच्छा ठीक है, सुन रहे हैं, बोलिए। इनसे कहिए ये पेड एंकर नहीं है आपके, भाजपा की शेल कंपनी और मुखौटे चेहरे हैं। बस अब इसलिए हम जरा सुन लें। व्यक्तिगत टिप्पणी से क्या फायदा होगा? धनंजय जी आ रहा हूँ, आप सारे सवालों को दीजिएगा। ये फेस है, तो इनसे कहिए बीच में ना सुने, और अगर ये लगता है कि बोलना तो फिर इन्हें माइक दीजिए, मैं दर्शक दीर्घा में बैठा। ना बोलिए, आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए। तो अधीर रंजन चौधरी जी के ऊपर आप चर्चा कर रहे थे, उनका एक
डायलॉग सुनवा रहे थे। देखिए, अधीर रंजन चौधरी और बंगाल के मामले में उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, ये पार्टी लाइन नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की गुंडई है। दुर्घटना और मर्डर, लूट, डकैती, बलात्कार जब हो जाएंगे, आप जब मुकदमे दर्ज करेंगे, मतलब आप इंतजार करते हैं कि पहले बलात्कार करो तब मुकदमे दर्ज होंगे, पहले हत्या करो अभिषेक बनर्जी की, या हत्या करो कल्याण बनर्जी की, या हत्या करो अजय वर्मा की, या हत्या करो ममता बनर्जी की, मुकदमा तब दर्ज होगा। मैं एक उदाहरण समझा रहा हूं। तो अगर किसी पे हमला हुआ है तो सरकार का ये दायित्व उसे जांच करे, हमला गलत है वो दायित्व तो नहीं करने का रिजल्ट कब आया था? अभी एक बात सुन लीजिए, गाजियाबाद में कोड़ा में एक लड़का जो है सूर्य मार दिया गया। ठीक है, एक लड़का सूर्य मार दिया गया और एक किसी मुस्लिम ने मारा, उसका एनकाउंटर कर दिया। अच्छी बात है। मैं पूछना चाहता हूं लालचंद जी, भाजपा के सेल, आईटी सेल, देशलाई गैंग से, कि एक बहुत बड़ा पैरा ओलंपियन खिलाड़ी गाजियाबाद में मार दिया गया एक बाग के अंदर पिस्तौल की गोली मारकर, और चूंकि जिसने मारा उस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को जो गोल्ड मेडल जीत के लाया था वो हिंदू था, इसलिए उसका एनकाउंटर नहीं होगा, इसलिए उसका घर बुलडोजर नहीं चलेगा। एनकाउंटर की परिस्थिति अलग होती है। एनकाउंटर की आप क्या चाहते हैं? सारे अपराधियों का एनकाउंटर हो जाए? एनकाउंटर की परिस्थिति जो है, नहीं, एक पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी मार दिया गया, छोड़िए, बंगाल पर लौटिए, उसके खिलाफ आप एनकाउंटर बंगाल पर लौटिए, उसके खिलाफ ये बाबा की सरकार में शर्मनाक और बंगाल पर वहां भी होगी 27 में चुनाव होगी ना, बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे यूपी पर हम लोग, आपको भी बुलाएंगे। अभी बंगाल पर बंगाल पर सीधे धनंजय जी को जवाब दे रहे हैं आपको। धनंजय जी, हाँ धनंजय जी, मतलब कैसी बात करते हैं महाराज? लालचंद जी, लगभग 25 मिनट मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। ये बात सच है, मैं इसका गवाह हूं। आदरणीय अजय जी के कुछ सवालों का जवाब दे देता हूं। आदरणीय अजय शर्मा जी, इन्होंने कहा कि उनकी मर्जी हो जाए तो आपको स्टूडियो से बना दें। ये इनको बिल्कुल ठीक कहा। एक आईसीएस अधिकारी थे कैलाश नाथ वांगचू, उन्होंने कहा कि मैं तो जज बनना चाहता हूं, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि तो बन जाओ। उन्होंने कहा कि मैंने लॉ पढ़ाने का भी डिग्री है नहीं। बोले इससे क्या हुआ, ये देश तो हमारे बाप दादा का है। उन्होंने बिना लॉ की डिग्री के उनको हाई चीफ सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। कैलाश नाथ वांगचू आईसीएस अधिकारी बिना लॉ की डिग्री के इस देश में जज बने सुप्रीम कोर्ट। और भी उदाहरण है। हाँ, दूसरे जज हुए जस्टिस बहरुल इस्लाम, वो इंदिरा गांधी से मिले, कहे कि मन नहीं लग रहा है जज में, राज्यसभा जा रहे, उनका राज्यसभा जाओ, देश मेरे बाप का है, तो राज्यसभा में चले आए। कुछ दिन राज्यसभा रहे, कहे कि नहीं जज वाला मामला ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो ठीक है, तुम सारा टेन्योर पूरा हुआ तो फिर जज बन जाओ, ये देश मेरे बाप दादाओं का है। वो फिर से जज बन गए। और वैसे लोग जिन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया, ऐसे ही राजदूतों की नियुक्ति नहीं कर सकते थे, एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, इन सब की जो नियुक्ति रही। पहला चुनाव आयोग जो सुकुमार सेन थे वो रंगून में जाके गए। तमाम तरह के लोग चुनाव आयुक्त के बाद राज्यसभा गए, मंत्री बन गए, लेकिन वो सब तो डेमोक्रेसी था ना लालचंद जी, सब डेमोक्रेसी था, वो लोकतंत्र था। वो ही तो लोकतंत्र है जो कांग्रेस के बेशर्म, बेहया, बेगैरत और किसी भी के लोग जब इस तरह की बहस करने आते हैं, थोड़ी सी बेशर्मी को त्याग करके थोड़ा अध्ययन करिए, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा पढ़िए, अपना इतिहास जब किसी पर कोई तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए और उस आईने में देखिए कि बिना जज, और एक महिला बेचारी, एक गरीब महिला अगर अपनी मेहनत से, अपनी जिजीविका से, अपनी लगन से, जिसके पास पैसे नहीं है, वो कार्यकर्ताओं को बीच से खड़ी होकर के अगर जनप्रतिनिधि बन के जाती है तो उसका सम्मान करिए, इस लोकतंत्र का सम्मान करिए, इस देश के गांव गरीब किसान का सम्मान करिए, इस देश के नौजवान का सम्मान करिए, चाहे विधायक बने तो चाहे मंत्री बने, वो लोकतंत्र पर भरोसे और लोकतंत्र पर गर्व की प्रतीक हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आगे चल करके लौटूंगा और अजय जी जवाब देंगे और बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है, बंगाल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बंगाल पर रहिएगा। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आ रहा हूं धनंजय जी, आ रहा हूं, छोटा सा ब्रेक के बाद फिर पंचायत में जारी रखेंगे बहस को। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को
इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर 5 की पंचायत। इस समय कुछ अजय वर्मा जी कहना चाह रहे थे। अजय वर्मा जी बताइए, बंगाल पर थोड़ा सेंट्रिक रहिएगा, बताइए क्या आप कहना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा देखिए कम से कम कलिता मांझी जैसे लोग जो विधायक बने, मंत्री बने, ये तो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है अजय जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर कितनी अच्छी टिप्पणी की है, फिर भी आप उनको छोड़ नहीं रहे, बख्श नहीं रहे, बताइए। अभी एसएन यादव जो थे वो चर्चा कर रहे थे कुछ नाम लेकर। आपने जस्टिस उदय ललित चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, उनके बारे में उनका इतिहास जरा देश के लोगों को अगर आप ना बताए तो पता सबको। जस्टिस लोआ की जब हत्या हुई, मैं इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि बंगाल पर रहिए, नहीं तो फिर कितने नाम आएंगे। नहीं, वकार पे हैं, जब इन्होंने कहा था वकार से आउट थे, तो जब वो चीफ जस्टिस भारत के जस्टिस लोआ की हत्या हुई और धीरेन्द्र पांडा गृह मंत्री की हत्या हुई, और आपको याद होगा या तो आज जुडिशरी में बहस कर ली जाए। मैं वही कह रहा हूँ, मैं सबसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ, बंगाल पर आपको स्टूडियो में बैठे हुए मुझे मजबूरी बोलना पड़ा। लिस्ट आ जाएगी, डिग्री के भी पूरी लिस्ट आ जाएगी, किसने किसको क्या बनवाया, जज बनवाया, राजदूत बनवाया, मंत्री बनवाया, राज्यसभा सांसद बनवाया, पूरी लिस्ट आने लगेगी। शाम से रात हो जाएगी, सुबह से शाम से मैं रात हो वही कह रहा हूँ, जाएगी। इसीलिए मैं इससे निकलना चाह रहा हूँ। और कांग्रेस के कुकर्म गिनाने लगूं, पंचायत में आज जो बात है जवाब दिए जा रही। बंगाल पर रहिए, बंगाल पर, मैं बंगाल पर टोन सेट करने के लिए फिर से अच्छा एक बात बताइए लालचंद जी, बेचारे कांग्रेस बंगाल पर बोले क्या? 3 में ना है ना 13 में है, रुकिए, 3 में है ना 13 में है। प्रकाश दा मुझे एक बात बताइए, प्रकाश दा देके आउट ऑफ टर्न जाके उदय ललित साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया। रुक जाइए अजय वर्मा जी, रुक जाइए, अब लिस्ट गिनाने से कोई फायदा नहीं, लिस्ट गिनाने से कोई फायदा नहीं। प्रकाश दा, नीरज जी आ रहा हूँ, नीरज जी प्रकाश दा के पास सीधे, प्रकाश दा ऑर्डर करा लिए जाते हैं, फिर उन्हें राज्यसभा भेज दी जाती है। हो गया उस पर कर लेंगे, बंगाल पर आइए। ठीक है, रुकिए प्रकाश दा, एक तो कलिता मांझी जी को हमने मंत्री बनते हुए देखा, और जो ये 35 चेहरे हैं प्रकाश दा, इसमें क्या खासियत है जरा उसके बारे में भी बताइए। क्योंकि नई सरकार, जो नीरज जी ने सवाल उठाया था कि भाई आप बीजेपी सरकार के प्रॉमिस के बारे में, जो उन्होंने वादा किया है उसके बारे में अभी हमसे ही पूछेगा। नहीं पूछेंगे आपसे, क्यों पूछेंगे आपसे? उसके बारे में पूछेंगे प्रकाश दास से कि क्या है, कितने पूरे हो रहे हैं, जो बड़े बड़े वादे करके बीजेपी आई है उसको लेकर के बीजेपी क्या करने जा रही है, और अगर उसमें कोई कमी है तो धनंजय गिरी जी से पूछेंगे। पहले प्रकाश दास। लालचंद जी, 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, उनके साथ 5 मंत्री और बने थे जी, और आज 35 लोगों ने शपथ ली है। पश्चिम बंगाल के जितने भी 23 जिले हैं, सभी जिलों को प्रतिनिधित्व मिला है। अच्छा, और ये सरकार, ये एक बड़ी बात है कि सारे जिलों को प्रतिनिधित्व मिला है। और जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था, देखिए मैं प्रवक्ता नहीं हूं, आदरणीय धनंजय गिरी जी बैठे हुए और ज्यादा अच्छी बात बोलेंगे, लेकिन मेरे ऊपर अजय जी नाराज हो जाते हैं, नीरज जी नाराज हो जाते हैं।
मैं उनकी नाराजगी का सम्मान करता हूँ। हाँ, और मैं सिर्फ यही तो लोकतंत्र है, यही बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं तो उनको हाकिमपुर पोस्ट लेके चलूंगा, बांग्लादेशियों की स्थिति बतलाऊंगा कितने लंबे। उस पर नीरज जी ने सवाल उठाया है, उस पर नीरज जी को ले जाइएगा। चलूंगा सर, आपको आइए ना, बड़े स्वागत के साथ नीरज जी को दिखाइएगा कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर जा रहे हैं, है ना। अभी अजय बंगाल और ये भी कह रहे हैं दादा ये भी कह रहे हैं उनमें से कुछ घुसपैठिए कि अच्छा होता हम SIR के वक्त ही निकल लेते, खामखा रुक गए। और इनकी जो नाराजगी तृणमूल को लेकर के, तृणमूल के बारे में देखिए, तृणमूल ने अपना गड्ढा स्वयं खोदा है, उसमें खुद गिर रही है। और आज की लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभिषेक बनर्जी पर 2 दिन पहले जो हमला हुआ जी, उसका प्रतिवाद करने के लिए पार्टी ने पूरे पश्चिम बंगाल के हर जिले में ब्लॉक स्तर पर आज प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। पार्टी कैडरों को जारी किया था आदेश जी। लालचंद जी, इस वक्त एक भी जगह से खबर नहीं आ रही है कि तृणमूल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा कार्यक्रम ध्वस्त हो चुका है, कहीं कोई कार्यक्रम की सूचना नहीं है, कहीं पर लोगों की जमायत नहीं है। कहीं से तो कोई इस बारे में एक्टिविटी की सूचना दे दीजिए, वरना फिर आपके ऊपर पक्षपात का आरोप लगाएंगे, कहेंगे प्रकाश जी जो है वो टीएमसी के प्रदर्शन की खबरें बता ही नहीं रहे। धूल इनके चेहरे पर लगी और आईना साफ कर रहे हैं, कैसे बताएं। अब जो लोग कहते हैं कि बंगाल में अधीर चौधरी अपनी निजी लाइन, अजय जी आ रहा हूं। मेरे आदरणीय अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि बंगाल में अधीर चौधरी अलग पार्टी लाइन लेकर के चल रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि बंगाल में अगर कांग्रेस के अवशेष बचे हैं तो सिर्फ वो अधीर चौधरी की वजह से बचे हैं। सारे लोग तो तृणमूल में शामिल हो चुके हैं, एकमात्र अधीर चौधरी हैं जो तृणमूल में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है आ रहा हूं धनंजय जी, आ रहा हूं, आप भी जवाब दीजिएगा, लेकिन अजय जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अजय जी बोल लीजिए। अजय जी को अच्छा क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। दिल्ली फेंक दीजिए, आग तो 1 मिनट में लग जाती है, लेकिन बुझने में कई साल लग जाते हैं। बिल्डिंग बनती जो है प्रकाश जी 10 साल में, बम 1 मिनट में गिरा देता है। तो शेर को आप समझ लीजिए, ये शाश्वत सत्य है, ये सभी के लिए सत्य है। आप तृणमूल की वकालत कर रहे हैं और राहुल गांधी चुनाव में तृणमूल की ऐसी तैसी कर करके गए हैं। ठीक है, वो वीडियो जारी हुआ था प्रचार के दौरान। मैं शेर पढ़ रहा हूं कि अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा, आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। भाई जी मेरा भी सुन लीजिए कि मैं मुसव्विर हूं और मेरे फन का तकाजा है। क्या शेर पर शेर, क्या बात, शेर पर शेर जो है बिल्कुल नहीं, बढ़िया, अच्छा जवाब दिया। धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर नीरज जी के पास। धनंजय जी ये एक सवाल बिल्कुल आपसे बनता है और बनना ही चाहिए कि भाई जो पिछले 20-22 दिनों में ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं, लेकिन नीरज जी के सवाल को मैं आपके ऊपर रख रहा हूं। ये जो बड़े बड़े वादे आपकी सरकार ने किए हैं, आपकी पार्टी ने, चाहे वो 7th पे कमीशन हो, UCC हो, और भी बड़े बड़े वादे, महिलाओं को बस यात्रा वाला तो शायद आज हो गया, जहां तक मुझे पता है आज उसको लागू कर देगा, वो सारे वादे लागू होंगे। धनंजय जी, लालचंद जी कहते हैं ना, मैं भी उनको अजय भाई को एक शेर सुना देता हूं। चंद बातें करना, मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। क्या बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। कांग्रेस के किरदार हल्के हुए और कांग्रेस डूब गई। अब आप अजय भाई से पूछ रहे बंगाल में बोलिए, बंगाल बेचारे क्या बोलेंगे, क्या है उनके पास बंगाल में, क्या है बंगाल में? 3 में है कि 13 में पूछिए, उनको पता ही नहीं उनको। लेकिन धनंजय जी कम से कम वो ऐसी बातें तो बोल सकते हैं जो अधीरता बोलते हैं। अधीरता तो कभी चुप नहीं रहते, अधीरता हकीकत बोलते हैं बंगाल की। लालचंद जी, अब अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ बोला, अब राहुल गांधी उनको मरहम लगा रहे हैं। अब ये जो है ना, कहते हैं ना कि राजनीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है, सबसे बड़ा दुश्मन सबसे करीब होता है। तो आप देखिए कि अब तृणमूल कांग्रेस जो बनी, कांग्रेस से टूट के बनी, यानी कि तृणमूल का मतलब क्या, ग्रास रूट कांग्रेस। वो कांग्रेस को ग्रास रूट की पार्टी ही नहीं मानती है। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, कांग्रेस को उन्होंने आने ही नहीं दिया बंगाल में। और बंगाल में जो तृणमूल है वो जड़मूल से समाप्ति क्यों जवाब, उसका रीजन क्या है कि अगर कोई भी दल, आप पॉलिसी केंद्रित है कि आप पावर केंद्रित हैं। अगर आपके राजनीति के केंद्र में सत्ता है तो आप नहीं चलेगा। राजनीति के केंद्र में अगर विचार है तो 2 सांसदों से लेकर के आप दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके केंद्र के सत्ता के केंद्र में परिवार है तो आप दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल होते हुए भी 2 लोगों में ही सिमट के रह सकते हैं। और ये सामने दिख रहा है। आज कांग्रेस 2 सीटों वाला उदाहरण दिया, 2 सीटों वाला उदाहरण दिया। सब लोग समझते हैं ये बीजेपी का उदाहरण है, क्योंकि बीजेपी को
1984 में 84 के इलेक्शन में 2 सीट। अब आप लालचंद जी, मैं माफी चाहता हूं, आप अजय भाई को फंसा रहे हैं। इनको बोले बंगाल में बोलिए, बेचारे बंगाल में क्या बोले, किसको अपनाऊं मैं, किसको छोड़ू जफर? ये ममता बनर्जी को क्या कहें, गले लगाएं या उनको धिक्कारे करें क्या? राहुल गांधी तो है, एक तरफ राहुल गांधी जी ने वीडियो बना करके आलोचना की कि भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, बीजेपी के लिए रास्ता खोल रहे। उन्होंने तो एक तरह से बंगाल के नतीजे की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन अब उन्होंने रुख बदला है, कह रहे हैं मतलब चोट तो ज्यादा नहीं लगी हैदराबाद में। लालचंद जी, उसका कारण है ममता बनर्जी राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रही थी। अब राहुल गांधी को लगता है कि अब ममता अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मेरे नेतृत्व को स्वीकार कर लो। ठीक। अजय जी का जवाब लीजिए। अजय जी, क्या एक रुख नहीं लिया जा सकता टीएमसी को लेकर? लालचंद जी, भारतीय जनता पार्टी इनके सहयोगी और ये सारे कुकर्म और कर्म करें तो ये करें तो रासलीला, और देश में अपोजिशन और सब करें तो उनका करेक्टर ढीला। वाह वाह वाह, इनकी कितनी बढ़िया पॉलिसी है। ऑपरेशन लोटस, ईडी, सीबीआई, आईटी, अडानी, थैली। अब पता है इनका टारगेट क्या है? राज्यसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उस तरह से अबदस्त करके अपनी मेजोरिटी बढ़ा के वो बिल पास करने के लिए, नकली, असली, सच्चे, झूठे, देश हित के, अनित के, उसे करने के लिए इनका टारगेट आज 53 रुपए कुछ पैसे यानी 54 रुपए फिर बढ़ा दिए गए हैं सिलेंडर पर, कॉमर्शियल पर। क्या किया जाए होनी चाहिए अजय जी, इन मुद्दों से क्या किया जाए? सुनने में तो ये भी आया है, सुनने में आया है कि कांग्रेस की पूर्व सहयोगी डीएमके दरवाजा खटखटा रही है, डीएमके दरवाजा खटखटा रही है, टीएमसी के बहुत सारे सांसद दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या किया जाए? 140 करोड़ लोग ये मुंहतोड़ जवाब 7 स्टेट के चुनाव में 2027 में देंगे और फिर 29 में देंगे। ये कितने प्रयास कर रहे हैं? ये ईडी, सीबीआई, इजराइल, लीबिया, एसआईआर, ज्ञानेश कुमार, स्टेट पुलिस फोर्स, प्रशासनिक गुंडाई, प्रशासनिक बूथ टीवी, मित्र मीडिया। मैं थोड़ा सा एक पहलू पर नीरज जी फिर प्रकाश दा। हाँ, आप कुछ कहना चाहें, एक लाइन बोल लीजिए। नहीं, मैं अजय भाई को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने कहा कि 26 में देगी, 29 में देगी, लेकिन 3026 की 4026, 4029 ये नहीं बताया इन्होंने कि 5029 ये नहीं बताया। सिर्फ इन्होंने 26-29 बताया। 1000-2000 साल अभी प्रतीक्षा करेंगे। कांग्रेस का जिस तरह से रिवाइवल हो रहा है उस तरह से शायद इन्होंने 3026 कहा कि 4029 कहा, ये तो यही जाने। रिवाइवल तो हुआ है, सीटें तो बड़ी हैं, कांग्रेस को नहीं चलने देंगे, सर्वाइव नहीं करने देंगे। राहुल गांधी इतने दिन तक कांग्रेस पार्टी को चलने नहीं देंगे। अब रुक जाइए थोड़ा नीरज जी, ये बचपइये लोग रहेंगे क्या 2000-4000? ठीक है। अब नीरज जी क्या, अच्छा थोड़ा आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं ना, तो आपसे तो हम समझ सकते हैं इस बात को। टीएमसी का संकट नीरज जी क्या ये भी है कि जो एकदम विचारधारा आधारित, अभी मैं बिल्कुल आपसे जिसे कहते हैं ना कि जब दो पत्रकार मिलते हैं तो आपस में बात करते हैं कि नहीं, तो उसी तरह से बात कर रहा हूं कि क्या टीएमसी के अंदर का ये भी संकट है कि विचारधारा में का जो वो एक मजबूत, जिसे कहते हैं एक सीमेंट का काम करती है विचारधारा, वो टीएमसी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग है। मैं सिर्फ ये जो इन्होंने 2 सीट से लेकर के यहां तक के सफर का कहा बीजेपी के बारे में, मैं उनके अलावा बात रखता हूं। आप देखिए वामपंथी पार्टियों को कहीं कहीं कितने सालों से सत्ता से बाहर हैं, लेकिन ऐसी भगदड़ उसमें नहीं मचती क्योंकि यह माना जाता है कि वो विचारधारा आधारित पार्टियां हैं। क्या टीएमसी में यह फैक्टर मिसिंग है, इसीलिए इतना ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है? बताइए। कोई फैक्टर मिसिंग नहीं है, न ही विचारधारा वहां पे कुछ कमजोर जड़ें पड़ गई हैं जी। आप एक चीज बताइए, जब पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान और जय श्री राम के आधार पे ही हो गया है, मुद्दे वहां पे गौण हो गए हैं, और जब ऐसे देश के अंदर सरकारें बनने लगे तो उस पर क्या कहा जा सकता है? आपने कहा कि बंगाल के सेंट्रलाइज करके ही हमें चर्चा होनी चाहिए, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि लगभग 2 दर्जन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की या तो अपनी सरकार है और गठबंधन की सरकार है और सेंटर में भी सरकार है, तो बंगाल से और अन्य जगहों पे तुलना भी करना जरूरी हो जाता है। बंगाल के अंदर अभी जो चर्चाएं चल रही थी बांग्लादेशियों की, देश में सबसे बड़ी समस्या है बांग्लादेशियों का। असम के अंदर और त्रिपुरा में भी देखा है आपने कि जो एनसीआर किए गए थे, एनआरसी जो हुए थे, तो एनआरसी में 19,65,000 लोग उसके दायरे में आए थे और 1600 करोड़ रुपया देश का नुकसान हुआ था। वो आनन फानन में बंद बस्ते में चला गया। और यह भी देखा गया कि विप्लव देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी 71 के बाद भारत में आए हुए थे।
अब समस्या ये है लालचंद भाई कि जो वादे किए गए हैं, क्या 9 मई से 45 दिन होते होते वहां पर समस्याएं मतलब क्रिएट जो थी, क्या बांग्लादेशी बाहर हो जाएंगे, निर्वासित किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे? ठीक है, आपका सवाल जो है उस सवाल में दम है कि भाई अभी तक कितना किए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी हाल में डेमोग्राफी को लेकर कमीशन बनाया है। हाल में अमित शाह जी गृह मंत्री जो हैं वो पूरे बॉर्डर इलाके का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने हाल में कहा है कि अब तीनों जगह हमारी सरकार है तो सरकार घुसपैठियों के खिलाफ काम करेगी। मैं आता हूं, लेकिन प्रकाश दा के पास जरा सा एक खबर बड़ी तैर रही है, उस खबर पर मैं जरूर चर्चा प्रकाश दा से करूंगा। प्रकाश दा, ये बताइए कि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी जी अब जो कह रहे हैं कि अब तो मैं फुर्सत में हूं, अब आऊंगी दिल्ली, पूरे देश में घूमूंगी, उसके लिए फोन लगा भी रही हैं, कुछ लोगों से बातें हो भी रही हैं। लेकिन दादा ये भी खबर है कि कुछ लोग जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो फोन को अवॉइड भी कर रहे हैं। क्या आपको क्या खबर मिली है वहां से? लालचंद जी, अगर मैं हकीकत कहूं तो अजय जी और नीरज जी फिर नाराज हो जाएंगे। इनको ये बताता चलूं कि तृणमूल पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं अपनी पार्टी में इस्तीफा पत्र लेकर के घूम रहे हैं, वो सिर्फ मौके की तलाश में है। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ममता बनर्जी की सबसे करीबी रही है, और वो ममता बनर्जी की चिकित्सक भी रही हैं। उनके हस्बैंड है डॉक्टर सुदर्शन घोष दस्तीदार, वो भी डॉक्टर हैं। ये बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। इनके मामा जी हुआ करते थे डॉक्टर गुरुदास दासगुप्ता, जो सीपीआई के बड़े नेता थे, संसद के सदस्य भी थे। बड़े अच्छे संभ्रांत परिवार से आती हैं, लोग पार्लियामेंट में मिले हुए हैं उनसे तो जी। और ये तृणमूल में पार्टी की चीफ व्हिप भी रही है। उनकी शिकायत रही है कि जब वे ममता बनर्जी को फोन करती थी तो दीदी फोन नहीं उठाती थी। जब ममता बनर्जी डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार जैसी नेत्री के साथ ऐसा कर सकती हैं, बाकी लोगों की तो हैसियत क्या रहेगी? रितो बिरत बनर्जी जो विधायक सेक्स में मुकदमे दर्ज है और सेक्स लिस्ट है, उसका मुकदमे है। अब वो वॉशिंग मशीन में कब धुल रहा है और कब बीजेपी ज्वाइन कर रहा है बता देना। वो सेक्स स्पेशलिस्ट, वो एपिस्टिन फाइल के लोगों के साथ कब मिलने जाना है? मैं नाम ले रहा हूँ, रितो बिरत बनर्जी, जिसके ऊपर बलात्कार के मुकदमे हैं। अब वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में कब धुल रहा है? ये इसका जवाब तो धनंजय जी देंगे ना। धनंजय जी ने फिलहाल दरवाजा बंद कर रखा है, फिलहाल बीजेपी ने दरवाजा बंद कर रखा है। धनंजय जी को लाइए। धनंजय जी, कब दरवाजा खुलेगा भाई? बहुत सारे लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं केंद्र से लेकर बंगाल तक। धनंजय जी, ये नहीं बताया पत्रकार महोदय कि टीवी पर शुभेंदु अधिकारी को भ्रष्टाचार नारद स्टिंग मामले में रिश्वत लेते हुए दिखाया गया, और उस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को आपने अपनी वॉशिंग मशीन में धो के मुख्यमंत्री बना दिया। धनंजय जी का जवाब, धनंजय जी का जवाब को कलंकित कर दिया। इन बेशरम पार्टी दे रहे हैं धनंजय जी जवाब दे रहे हैं। इन प्रज्वल रेवन्ना के समर्थकों ने, इन बाबा आसाराम बापू के शिष्यों हो जाएगा, कुछ भी कलंकित कर दिया लोकतंत्र को। कलंकित करने का काम ये धनंजय यादव कर रहे हैं। धनंजय यादव गिरी जी, जब ये शर्मा कह रहे थे कुछ नहीं रहता, कुछ ख्याल नहीं रहता। अच्छा, इंसान आपको वर्मा की जगह शर्मा बोल दिया था, इसी का बदला चुका रहे हैं आप। तो इन्हें तब आपने नहीं टोका। ठीक है, धनंजय जी जवाब दे रहे हैं। धनंजय जी जवाब दे रहे हैं, बोलिए धनंजय जी। नहीं लालचंद जी, देखिए दूध भात है। राहुल गांधी की बात का हम लोग बुरा नहीं मानते, चुनाव हारने के लिए हैं और हमारे सहयोगी भी हैं। हम बुरा नहीं मानते उनके शिष्यों की बातों का, वो तो बेचारे वैसे उसमें संलिप्त है, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। अपने गिरेवा में झांक लो। अच्छा ठीक है, आप जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। आपने वॉशिंग मशीन वाली बात पूछी है ना, उसका जवाब दे। लालचंद जी, जवाब तो देश की महती जनता दे रही है। हम सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में यहाँ सरदारी नहीं आती। बंगाल की बात अगर आप कर रहे हैं तो बंगाल जो बंग संस्कृति, जिसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, द्वारकानाथ घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, माइकल मधुसूदन देवचेत, केशव चंद्र सेन, अरविंद घोष, भूपेंद्र नाथ, बंकिम दत्त, विमल चंद, शरद चंद, आशा पूर्णादेवी, विजय कृष्ण, कुलानंद, लोकनाथ जी महाराज, हम बात करें तो जो बंगाल ने, जिसने लोकगीत दिया, जिसने उस मामले में तो उस बंगाल को बंग के इस राष्ट्रवादी चरित्र के साथ भारत का जन्मना संबंध रहा है। बंगाल किसी राष्ट्र जन चेतना के पहुंचना भाजपा का उद्देश्य रहा। ममता ने बंगाल के मां माटी मानुष को जो मटिया मेट कर दिया, जो बर्बाद कर दिया, जो खत्म कर दिया, जो तृणमूल ने जड़ मूल से बंगाल की संस्कृति को समाप्त किया। दार्जिलिंग की सड़कों पर खुलेआम बलात्कार मनाकर चुनावी जश्न, खुलेआम मौका मिला निर्माण भाई। आप डिजर्व नहीं करते, आप डिजर्व नहीं करते। नहीं, जवाब तो मैं ले रहा हूँ, जवाब ले रहा हूँ। धनंजय जी,
धनंजय जी, ये बहुत सारे लोग, धनंजय जी बंगाल से लेकर के दिल्ली तक, धनंजय जी बंगाल से लेकर के दिल्ली तक लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट है। चाहे डीएमके का नाम ले लीजिए या फिर शरद पवार जी की पार्टी का नाम ले लीजिए या टीएमसी के विधायक और सांसद का ले लीजिए, आपके दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। कब खोलिएगा, खुलेगा दरवाजा कि नहीं? लालचंद जी देखिए, कांग्रेस की हताशा अपने हाइट पर है, और अजय वर्मा जी की बात का मैं क्या जवाब दूं। कम से कम कुछ सभ्यता से, कुछ शिष्टता से कोई सवाल पूछे, ऐसे सवाल पूछे जिसको जवाब देना बनता भी हो, तो उसका कोई जवाब दिया जाए। उनकी हताशा, उनकी निराशा, उनके शब्दों से, उनकी भाव भंगिमाओं से, उनके चेहरे से, उनकी आंखों से उनका कष्ट, उनका दुख, उनका दर्द, उनकी पीड़ा परिलक्षित हो रही है। अब उनका क्या जवाब दिया जाए? प्रकाश से जरा इस सवाल का जवाब के लायक भी नहीं रहे, जनता ने सवाल पूछने लायक। सौमित्र खान ने, आपका धन्यवाद है कि आप उनको बुला लेते हैं। जनता ने तो उनको बंगाल के प्रकाश जी, ये क्या महज संयोग है कि सौमित्र खान ने जो दावा किया और जो गायब हुए और नदारद रहे विधायकों का आंकड़ा, वो दोनों मेल खाता है भाई। सौमित्र खान ने जो बात कही, ये क्या महज सहयोग है? बिल्कुल, सौमित्र खान ने जो कहा है वो हकीकत है, वो हकीकत है सर, और वो हकीकत तो साबित भी हो गई। उन्होंने तो 4 दिन पहले कहा था कि 50 विधायक संपर्क में है, और कल तो 60 विधायक नहीं 60 हो गए। हाँ, 60 हो गए सर। पूरी की पूरी पार्टी का सफाया होना है, और इसके लिए तृणमूल स्वयं जिम्मेदार है, नेत्री स्वयं जिम्मेदार है, अभिषेक बनर्जी स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन प्रकाश दा, सौमित्र खान ने 20 सांसदों के बारे में भी कहा था। क्या लग रहा है बीजेपी की क्या पॉलिसी है? बीजेपी दरवाजा खोलेगी अभी या बंद रखेगी? बिल्कुल, अभी मुझे नहीं लगता है। श्रमिक दा बार बार कह चुके हैं, श्रमिक भट्टाचार्य जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बार बार कह चुके हैं कि आवश्यकता नहीं है। लेकिन तृणमूल के जो लोग हैं, तृणमूल पार्टी के सांसद, वो अपनी पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। उसमें राज्यसभा के सांसद भी हैं और लोकसभा के सांसद भी हैं। लोकसभा के 29 सांसदों में से काफी बड़ी संख्या है लोकसभा के सांसदों की जो तैयार बैठी है, और राज्यसभा के सांसद भी हैं जो इस पार्टी से तौबा करना चाहते हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जब पूरे बंगाल की 10 करोड़ जनता तौबा कर चुकी है, तो सांसदों का अस्तित्व क्या रह गया? नीरज जी ऐसा क्यों है? नीरज जी ऐसा क्यों है? क्या ममता दीदी पर विधायकों को, सांसदों को भरोसा नहीं रह गया कि ममता दीदी एक बार दोबारा हमें सत्ता में ला सकती हैं? नीरज जी की अपनी नेत्र नीति नियत का दुरुपयोग परिचय दे रही है। कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा कर दिए सेंट्रल में, और आपने देखा कि टीएमसी मुक्त बंगाल करते करते कितना बढ़िया से राहुल जी कह रहे हैं, प्रकाश भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस टीएमसी मुक्त और टीएमसी युक्त भाजपा होने जा रही है। यह तो शुभकामना है और मोदी जी को। प्रकाश दा ने तो सिर्फ वो बात बताई जो वहां चल रही है, जो खबरें चल रही हैं उसके बारे में। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को, जिसपे कि भाजपा के प्रचार मंत्री हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री ने यह तक बोला था कितना मासूम चेहरा है, पैसा ले रहा है। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि जो फाइल शुभेंदु अधिकारी की लोकसभा और राज्यसभा में 2017-18 से, अच्छा ठीक है, अजय जी के बाद आपने भी ये मुद्दा उठाया है, अजय जी के बाद आपने भी ये मुद्दा उठाया, तो आप प्रकाश दा जवाब देंगे। प्रकाश दा, उस केस में क्या प्रोग्रेस है बताइए। क्या देखिए, ये जो मामला है, इसमें तृणमूल पार्टी के समय में कई लोग, उसमें पार्टी के कई सांसद भी, प्रोफेसर सौगत राय जैसे, नारदा शारदा वगैरह उस समय हम लोग सुनते थे। कुछ सारे चल रहा था, ठीक है, और मामला कोर्ट में है, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में ये घटना, ये वीडियो तब का है जब तृणमूल में लोग हुआ करते थे, तृणमूल की आप यथार्थ बताइए कि हकीकत क्या है। वही बता रहे हैं वो, वही बता रहे हैं कि इस समय उस मामले की कानूनी स्थिति क्या है। जी इनको मुझे नहीं है, प्रकाश भाई बताइए। बता रहे हैं वही कानूनी स्थिति वो बता रहे हैं, सुनिए तो सही। नीरज जी सारी बातों पर रटे जा रहे हैं, भाजपा को बचाए जा रहे हैं। कहाँ बचा रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि क्या कानूनी स्थिति है। नीरज जी दूरदर्शन का चैनल है, गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। आपने मतलब गंभीर व्यक्ति है। नीरज जी जब किसी मामले को आपने जानने के लिए पूछा है तो सुन तो लीजिए।
अरे शर्म करिए। बांग्लादेशी का मुद्दा बस हो गए पर्सनल अटैक पर आ गए। कितना अच्छा वो बता रहे हैं, वो सही स्थिति रख रहे हैं कि इस समय उस मामले की क्या स्थिति है। प्रकाश दा हमारे दर्शकों के लिए जरूर रख लीजिए इस समय वो मामला क्या है। प्रकाश भाई शर्म करिए आप। अब रुक जाइए, खाली व्यक्तिगत पानी पी लीजिए, मेरे पे गर्म होकर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी है कि नहीं है ये बताइए। नीरज जी प्रधानमंत्री मोदी जी यही प्रकाश दा हैं जिनको आपके जैसे एक टीएमसी समर्थक ने बोला था कि 4 मई को दफ्तर से नीचे आने के बाद आपको उठवा लेंगे। यही प्रकाश दा है। प्रकाश दा आप वहीं बैठे हुए हैं, टीएमसी उठ गई। भैया प्रकाश दा वहीं बैठे हैं, टीएमसी उठ गई। बंगाल लीजिए, ये कोई बात नहीं होती। देश का प्रधानमंत्री जिसे भ्रष्टाचारी बता रहा है। ठीक है चलिए अजय जी कुछ बात रखना चाहते हैं जल्दी से। अजय जी माटी माटी कहे कुमार से तू का पीटे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं पीटूंगी तो है। लालचंद जी ये तो समय है परिवर्तनशील। और सुन लीजिए, ठीक है वही परिवर्तन हुआ है, ये भी मान लीजिए। वही परिवर्तन हुआ है, ये भी मान लीजिए। धनंजय जी प्लीज सुन लेना, उसके बाद बोलना। अजय भाई इसको करेक्ट कर दीजिए। अजय भाई को ठीक से पढ़ तो लिया करिए। अरे पढ़ तो ठीक से लिया कीजिए। अरे अजय भाई पढ़ तो ठीक से लिया कीजिए। अच्छा समय भी समाप्त हो रहा है, इसलिए जल्दी एक लाइन बोल लीजिए। जल्दी एक लाइन। लालचंद जी मैं पूछना चाहता हूं, पढ़ क्या ये शुभेंदु अधिकारी को कहे कुमार से। अच्छा आप उनको करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है अब शुक्रिया। आज 5 की पंचायत में इतना ही समय है, इसलिए आप लोगों का शुक्रिया। अजय जी शुक्रिया, धनंजय जी शुक्रिया, प्रकाश दा शुक्रिया, नीरज जी शुक्रिया 5 की पंचायत में जुड़ने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद कुछ और पंचायत, कुछ और प्रोग्राम उस पर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ बीजेपी और टीएमसी में बहुत कुछ अभी होने वाला है। आगे भी हम लोग देखते रहेंगे किधर क्या होता है। लेकिन यह बात सही है कि जो बीजेपी वादा करके आई है उस पर उसको खरी वहां पर उतरनी पड़ेगी, और हम सवाल पूछते भी रहेंगे। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।